हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साइंस क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान वर्ग में चौथा लेसन जिसका नाम है प्रतिरक्षा और रक्त समूह है। तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले मध्यस्थ प्रतिरक्षा क्या होती है। यह सक्रिय प्रकार की होती है। इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जो दो प्रकार होते हैं वो होती है, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर क्या करता है, प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षकों का निर्माण करता है। मतलब शरीर में अपने आप ऐसे जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो रोग से लड़ सके। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यह उसी विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध हमें किसी प्रकार से शरीर की रक्षा करनी होती है। ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि हम टीके लगवाते हैं या कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए हम बाहर से अगर कोई भी विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी लेंगे तो तब ये एक्टिव होगा। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्माण नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया व टिटनेस, इनके टीके लगवाए जाते हैं तभी हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन पाते हैं। चलिए सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर देखते हैं। पहला अंतर देखिए, दोनों में क्या है फ़र्क है। सक्रिय में क्या होता है, जब परपोषी प्रतिजनों, जिसे एंटीजन बोलते हैं, का सामना करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणुओं या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा शरीर किसी प्रतिजन के विरुद्ध लड़ाई करना चाहता है तो या तो वो रोगाणुओं या अन्य प्रोटीनों के रूप में प्रतिजन एंटीजन पैदा करता है, जिससे क्या होता है कि वो जो बाहर से एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं उनको वो मार सकें। निष्क्रिय में क्या होता है, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। मतलब शरीर खुद नहीं बना पाता है, उसके लिए बाहर से हमें प्रतिरक्षी लेने होते हैं, वो होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा पॉइंट देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और निष्क्रिय यह प्रतिरक्षा तेज़ होती है। बाहर से कोई भी एंटीजन देंगे तो क्या होगा, वो जल्दी कार्य करेगा और शरीर जो बनाएगा वो धीरे धीरे बनाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। सक्रिय प्रक्रिया जो है वो थोड़ा टाइम लेती है अपनी प्रभावशाली प्रक्रिया दर्शाने के लिए। और निष्क्रिय में क्या होता है, यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय नहीं लेती है, मतलब तुरंत अपना असर दिखा देती है। ये होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों। अब बात करते हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से उस ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है तथा उस विशेष प्रतिजन से विशिष्ट रूप से संयोजित हो सकता है। यह संयोजन प्रतिजन की संरचनात्मक विशिष्टता पर निर्भर है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता हेतु आधारभूत आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा और प्रतिजन दोनों एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इस इंडेक्स के माध्यम से हम दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रतिजन में देखिए, प्रतिजन वे बाह्य पदार्थ है जो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं और प्रतिरक्षी ये मनुष्य के शरीर में निर्मित होने वाले अणु हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध कार्य करते हैं।
दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतिजन में ये प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं और प्रतिरक्षी प्रोटीन के अणु होते हैं। प्रतिजन सूक्ष्म जीवों के शरीर की सतह पर या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी ये रुधिर प्लाज्मा कोशिका की सतह पर या शरीर के ऊतक द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रतिजन बाहर से प्रवेश करते हैं और प्रतिरक्षी शरीर के अंदर निर्मित होते हैं। प्रतिजन रोग उत्पन्न करते हैं और प्रतिरक्षी रोग उत्पन्न नहीं होने देते, वह रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। प्रतिजन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, परागकण, विष, दवाइयाँ आदि। और प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं: IgM, IgG, IgA और IgE एंड IgD। इस प्रकार से दोनों में अंतर स्पष्ट आप कर सकते हो प्रतिजन व प्रतिरक्षी में। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के Y अक्षर की तरह होता है। यह 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। इनमें 2 भारी व बड़ी H तथा 2 हल्की व छोटी L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक भारी व एक हल्की श्रृंखला मिलकर HL द्विलक बनाती है। 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। मतलब एक भारी और एक हल्की दोनों मिलकर एक प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रतिरक्षी 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एक प्रतिरक्षी 2 समरूपों वाले अर्धांशों से मिलकर बनता है। दोनों अर्धांश आपस में डाइसल्फाइड बंध से संयोजित होते हैं। प्रत्येक अर्धांश एक H व एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से प्रतिरक्षी की संरचना तैयार होती है। एक अर्धांश में पाई जाने वाली H तथा L श्रृंखलाओं को भी डाइसल्फाइड बंध परस्पर संयोजित करता है। प्रत्येक भारी श्रृंखला 440 अमीनो अम्लों से तथा प्रत्येक श्रृंखला 220 अम्लों से बनी होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो प्रतिरक्षी के निर्माण में 440 अमीनो अम्ल और 220 छोटे हल्के श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल होते हैं। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। भारी वालों पे कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है। पहली होती है एक तो अस्थिर भाग, यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH अंश की तरफ पाया जाता है। इसे F भाग भी कहा जाता है। पहला जो भाग होता है अस्थिर भाग होता है जो प्रतिजन से क्रिया करता है और NH अंश की तरफ पाया जाता है, इसे F भाग भी कहा जाता है। और दूसरा था स्थिर भाग, यह भाग श्रृंखला के COOH अंश की तरफ होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ यह पाया जाता है। ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हो प्रतिरक्षी की संरचना, जिसमें ऊपर की तरफ दोनों प्रतिजन क्रिया स्थल है जहाँ पे NH समूह जुड़े हुए रहते हैं। एक तरफ है हल्की श्रृंखला और एक तरफ है भारी श्रृंखला। बाईं ओर की बात करें तो एक तरफ है अस्थिर भाग और एक तरफ है स्थिर भाग। नीचे की तरफ है COOH और ये सब जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बंध से। SS 2 इसमें सल्फाइड जुड़े हुए रहते हैं तो डाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रतिरक्षी की संरचना को समझ सकते हो, जिसमें एक हल्का और एक भारी समूह जब जुड़ता है तो एक प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, जिसमें हल्का और भारी आपको समझ सकते हो NH और COOH दोनों जब मिलकर जुड़ेंगे तो यह एक प्रतिरक्षी का निर्माण करेंगे। ये देखिए आप इसको आराम से देख सकते हो, बीच में जो हिंज है, जॉइंट है, दोनों को जोड़े रखता है, NH को और COOH को, और वो भी डाइसल्फाइड बंध से, जहाँ पे ये सभी कार्बन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक मजबूत संरचना बनाते हैं एक प्रतिरक्षी। अब बात करते हैं प्रतिरक्षियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार के भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। इन्हें यूनानी भाषा के अक्षरों अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार के इनके सिंबल्स होते हैं
जिसको दर्शाता है 5 प्रकार के होते हैं ये, जिनमें देखिए मुख्य रूप से भारी श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। भारी श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। IgA एक द्विलक तथा IgM एक पंचलक संरचना है। अन्य सभी प्रतिरक्षी एकलक या मोनोमेरिक होते हैं, जैसे कि IgG। IgA माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका प्रक्रिया करता है तथा प्रत्युर्जता या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। देह की प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है तथा रक्त एवं अन्य द्रव्यों में उपस्थित होती है। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है। IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। IgG का उत्पादन IgM के उत्पादन के पश्चात होता है। चलिए जानते हैं डिटेल से या सारणी से हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रतिरक्षी के प्रकार है 5 मुख्य रूप से, और इनमें उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी बताई गई है। पहला है IgG, जिसे बोलते हैं गामा, और गामा का सिंबल इसमें दिखाया गया है, आप खुद देख सकते हो गामा का ये सिंबल होता है, यूनानी भाषा के सिंबल है सभी। IgM को बोलते हैं म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। IgA अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। IgE एप्सिलॉन से, और IgD डेल्टा से इन्हें प्रेजेंट करते हैं। ये हैं आपके प्रमुख 5 प्रतिरक्षी। अब बात करते हैं रक्त व रक्त समूह की। देखिए रक्त एक तरल जीवित ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। यह प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक लाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती है। देखिए कौन कौन सी है रक्त कणिकाएं। देखिए पहली है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनका कार्य होता है गैसों का परिवहन और विनिमय करना, मतलब ये गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती है। दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC जिसे बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। इनका कार्य होता है शरीर की रोगाणुओं से लड़ने का शक्ति प्रदान करना, मतलब शरीर की रोगाणुओं आदि से रक्षा करती है ये। और थर्ड है बिंबाणु, प्लेटलेट्स जो होती है, इनका कार्य होता है रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्राव रोकने में मदद करती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे का पार्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे।